हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT पार्ट बी सीटेट प्राइमरी और जूनियर के लिए हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर हम 23 कर रहे थे, इसमें हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। ठीक है, आज हमें 11 क्वेश्चन से शुरू करना है। तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, EVS NCERT पाठ्य पुस्तकों कक्षा 3 से 5 के पाठ्यक्रम में कितने सामान्य विषय हैं। तो EVS की जो बुक है उसमें सामान्य विषय पूछे हैं, कौन से हैं कक्षा 3 से 5 में। तो सामान्य विषय आपके भोजन, पानी, आश्रय, यात्रा और चीज़ों को हम बनाते और करते हैं। ये जो है टोटल 6 विषय हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन परिवार और दोस्त, ये छठा है। ठीक है, नेक्स्ट, किस शैक्षिक दार्शनिक ने कारिक शिक्षा का समर्थन किया है? कार्य शिक्षा का समर्थन किया है किसने? तो वो महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी जी ने जो है कार्य शिक्षा का समर्थन किया है। कार्य शिक्षा शिक्षा की एक ऐसी विधि है जिसमें कक्षा में शिक्षा देने के साथ साथ विद्यार्थियों के समाजोपयोगी कार्यों की व्यवहारिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। कार्य शिक्षा के उद्देश्यपूर्ण और सार्थक शारीरिक श्रम माना जाता है जो शिक्षण के अंतरंग भाग के रूप में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम को बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय होने के अवसरों को प्रदान करने चाहिए। बच्चों को दुनिया के बारे में ज्ञान के अपने मॉडल बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बिल्कुल सही, ये दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। हम इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको शो करेंगे ताकि आप लोग इंग्लिश में भी क्वेश्चन को समझ सके जिसको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है। तो महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों के संदर्भ में ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। गांधी जी ने स्वीकार किया है शिक्षा का उद्देश्य बच्चे की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास है तथा आध्यात्मिक शिक्षा का अंतिम उद्देश्य स्वयं की प्राप्ति है। अधिगम के अंतर्गत बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय होने के अवसर प्रदान करने चाहिए और बच्चों को खुद से स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे दुनिया के लिए जो है अपना मॉडल बनाएं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शांति अभिविन्यस्त उन्मुख शिक्षा शास्त्र का केंद्र बिंदु है? केवल अवधारणाओं का प्रतिधारण, अन्य लोगों के साथ देशद्रोह का अधिगम करना, केवल याद करने का प्रशिक्षण, व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो शांति अभिविन्यस्त उन्मुख शिक्षा शास्त्र का जो केंद्र है वो है आपका व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करना। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट है। फोकल पॉइंट ऑफ पीच ओरिएंटेशन इन एजुकेशन। शिक्षा अभिविन्यस्त उन्मुख शिक्षा शास्त्र का केंद्र व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करना है। शांति अभिविन्यस्त उन्मुख शिक्षा शास्त्र निजी या व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है ताकि पूरे देश के लक्ष्य को निष्पक्ष रूप से प्राप्त किया जा सके। शांति अभिविन्यस्त उन्मुख शिक्षा शास्त्र के उद्देश्यों में व्यक्ति के
बौद्धिक और भावनात्मक विकास को विकसित करना, सामाजिक जिम्मेदारी और एकजुटता की भावना विकसित करना, सभी के प्रति समानता, बंधुत्व के सिद्धांतों का अवलोकन करना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं को आलोचनात्मक समझ स्तर पर समस्याओं का हल करना है। ये सारे जो है आपके फोकल पॉइंट हैं पीस ओरिएंटेशन इन एजुकेशन के, ठीक है, शांति अभिविन्यास उन्मुख शिक्षा शास्त्र का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर डी था, टू गेट पर्सनल टारगेट। आपको मैंने बहुत सारे बताए, इसमें सिर्फ एक दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टी सेंसरी शिक्षण में क्या शामिल है? सभी बच्चों के लिए उपयुक्त चुनौतियां प्रदान करना, शब्दों और चित्रों का उपयोग करके मिलान करना, अधिगम की शैलियों की एक सीमा को समायोजित करने के लिए कार्यों को अपनाना, विभिन्न प्रकार की सामग्री और संसाधन जो विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों सीखने वाले से अनुरोध करेंगे। नहीं, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है सी, अधिगम की शैलियों की एक सीमा को समायोजित करने के लिए कार्यों को अपनाना, मल्टी सेंसरी शिक्षण। इसमें होता क्या है, अधिगम की शैली की एक सीमा को समायोजित करने के लिए कार्यों को अपनाना शामिल है। इस प्रकार के दृष्टिकोण में शिक्षक बच्चों को उनकी कई इंद्रियों का उपयोग करने में मदद करता है। इसके अंतर्गत अधिगम को बढ़ाने के लिए दृश्य, श्रव्य, स्पर्श तथा गतिज इंद्रियों का एक साथ उपयोग सम्मिलित है। मतलब मल्टी सेंस जिसमें यूज हो वैसा काम करने के लिए बच्चों को कार्य देना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में स्वदेशी शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? स्कूल स्थानीय अमीर आदमी के योगदान से चलाए गए, पाठ्यक्रम शास्त्रीय भाषाओं और शास्त्रीय परंपराओं पर केंद्रित है। बताइए कौन सा राइट है? तो कह रहा 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में विदेशी शिक्षा के बारे में आपको बताना है। तो पहले तो जो स्कूल है वो स्थानीय अमीर आदमी के योगदान से ही चलते थे और पाठ्यक्रम शास्त्रीय भाषाओं और शास्त्रीय परंपराओं पर केंद्रित था। तो यहाँ पर जो है आपका ये दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस दौरान ज्ञान को पवित्र माना जाता था, इसलिए कोई शुल्क नहीं लिया गया था। शिक्षा में योगदान दान का सर्वोच्च रूप माना जाता था। धनी व्यापारियों, धनी माता पिता और समाज से वित्तीय सहायता प्राप्त होती थी। घर, मंदिर, पथशालाओं, टोलों, मकतबों, मदरसों और गुरुकुलों में स्वदेशी शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा गतिविधियों अक्सर मूल रूप से सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, चिकित्सा, ललित कला और साहित्यिक घटनाओं और पहलुओं के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। ये 19वीं शताब्दी की बात हो रही, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, जॉन डीवी के अनुसार स्कूल और स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य है सामाजिक प्रगति का तेजी से विकास, लोकतंत्र का विस्तार। तो जॉन डीवी के जो अनुसार जो है आपका स्कूल और स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य जो है वो है सामाजिक प्रगति में तेजी से विकास हो, लोकतंत्र का विस्तार हो। तो ये दोनों ही है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जॉन डीवी ने इस विषय पर विस्तार से लिखा है और उनके दो योगदान स्कूल एंड सोसाइटी 1899 में
और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 बहुत उपयुक्त है। उनका तर्क है कि स्कूल व्यक्ति के बजाय समाज का एक छोटा और प्रतिबिंब होता है। जो स्कूल है वो व्यक्ति के बजाय समाज का एक छोटा और प्रतिबिंब होता है। ठीक है, ये बात जो है जॉन डीवी ने बोली थी। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी है यहाँ पर। 18 नंबर क्वेश्चन, जॉन डीवी के अनुसार समाज और शिक्षा के लिए कौन से कार्य किए जाते हैं? संस्कृति का संचरण, असामान्यता को कम करना, सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन। तो यहाँ पर ये तीनों ही बातें सत्य हैं। तो जॉन डीवी ने संस्कृति के संचरण, असमता को कम करना और सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन को समाज के लिए प्रमुख कार्य माना है। प्रत्येक समाज की अपनी सांस्कृतिक विरासत होती है जिसे वे अगली पीढ़ी को संरक्षित और संचारित करते हैं। शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका समाज के नए सदस्यों के लिए परंपरा, सांस्कृतिक कौशल और ज्ञान को संचारित करता है। सामाजिक गतिशीलता किसी भी समाज के सामाजिक पदानुक्रम में व्यक्तिगत और समूह स्थिति या स्थिति की गतिशीलता को संदर्भित करता है। तो ये तीनों ऑप्शन का जो कथन का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है। तो आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो सभी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। नेक्स्ट, किस समाजशास्त्री ने धर्म को पवित्र वस्तुओं से जुड़ी मान्यताओं और प्रथाओं से संबंधित एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है? 19 नंबर क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खिम। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, किस समाजशास्त्री ने समाज और संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर जोर दिया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम जो है ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे जिसने धर्म को पवित्र चीज़ों से संबंधित मान्यताओं और प्रथाओं को एकीकृत प्रणाली किया है। एमिल दुर्खिम ने समाज और संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर जोर दिया है। इस क्षेत्र में उनका प्रमुख योगदान है यह है कि इस विचार को मानते हैं कि धर्म सामाजिक रूप से निर्मित होता है, ना कि ईश्वरीय मूल से। ये बात याद रखिएगा, एमिल दुर्खिम का मानना है कि धर्म जो है सामाजिक रूप से निर्मित होता है, ना कि ईश्वरीय मूल से। उसके लिए धर्म की प्रकृति प्रचलित सामाजिक परिस्थितियों से आकार लेती है। अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फोर्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये इनकी बुक है, द एलिमेंट्री फोर्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, 1961 में इन्होंने लिखी है। धर्म कि समाज जो है धर्म जो है आपका सामाजिक रूप से निर्मित होता है, ना कि ईश्वरीय मूल से। और इनकी एक बुक है द एलिमेंट्री फोर्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, 1961 में लिखी गई है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है आज।